नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज पहले आधे घंटे बात होगी यू टर्न राजनीति की। यू टर्न मतलब पूरी तरह से उल्टा घूम जाना, और ऐसा तब होता है जब आप चलते हुए कुछ भूल गए हों या आपको लगे कि आगे जाने में कोई फायदा नहीं है। तो क्या राजनीति में यू टर्न का मतलब भी यही होता है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां अपनी मंजिल पाने के लिए राजनेता जनता की आंखों के सामने ही अपनी बात, अपने विचार, अपनी विचारधारा तीनों से पलट जाते हैं। तो आज के पहले यू टर्न की कहानी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से जुड़ी हुई है, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की पार्टी से हाथ मिलाकर मुख्तार अंसारी को हाथी पर चढ़ाया। और अब ये मुख्तार अंसारी, और अब 6 महीने बाद होने वाले इलेक्शन से पहले मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर मायावती ने यह संदेश दिया है कि अब किसी भी बाहुबली को मैदान में बीएसपी नहीं उतारेगी। राजनीति में पत्ता भी दोस्तों बिना कारण के नहीं हिलता। 4 साल में मायावती के मुख्तार अंसारी से पल्ला झाड़ने वाले यू टर्न के पीछे की कहानी देखकर आप दीजिए दस्तक। चार साल पहले की बात है। 2017 में मायावती ने जब मुख्तार अंसारी को हाथी पर चढ़वाया था। मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे। ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सपा के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा, और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। तो 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि यू टर्न लेकर मायावती अब कहती हैं कि बीएसपी किसी माफिया और बाहुबली को चुनाव नहीं लड़ाएगी, और बीएसपी इस बार मुख्तार अंसारी को मऊ सीट से टिकट नहीं देगी। क्या इसकी वजह मायावती के हाथ में आया ये त्रिशूल है? गणेश चतुर्थी के ही दिन मुख्तार अंसारी को हाथी से उतार देने की वजह क्या मायावती के हाथों में अब ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान आ चुके गणेश जी हैं? क्या मुख्तार से दूरी बनाने वाले यू टर्न की वजह बीएसपी के हाथों में आ चुका वो हाथी है जिसे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है वाले नारे से वोट के लिए तैयार किया जा रहा है? इसे समझे बिना आप नहीं जान सकते कि लखनऊ की सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए क्यों माफिया मुख्तार को चुनाव से 6 महीने पहले ही दूर से नमस्कार बहन जी ने कर लिया। जिस मुख्तार की पार्टी और परिवार को 2017 में शामिल कराते वक्त मुख्तार के ही अपराधों पर पट्टी बीएसपी ने बांध ली थी। मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है। मुख्तार अंसारी की पहचान अपराधी के तौर पर ही नहीं, बल्कि हमेशा उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट की बैसाखी बनकर भी रही है। फिर उसी मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट न देकर अपने नेता भीम राजभर को मायावती टिकट देती है। ऐसा क्यों है? हमारा नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर कानून के राज का समर्थन करना है तो इन सबको मिल करके जो है वो योगी जी की जो शासन की नीति रही है, सुशासन की नीति रही है, उसको देख ले, समझ में आ जाएगा कि ये जो गुंडे थे, ये बदमाश थे, जो अराजक तत्व थे, ये जो है उड़नछू हो गए हैं, गायब हो गए हैं, या तो जेल के सीखचों में है या कहीं और चले गए। 3 साल पहले ही ट्विटर पर आई मायावती ऐसा ट्वीट करती हैं कि कानून के राज से यूपी की तस्वीर बदल देने का बीएसपी का संकल्प है। क्या मायावती के संकल्प की सिद्धि इस बार वाकई होगी? क्या ये सोचा जा सकता है कि मायावती
अपराधियों को टिकट न देकर सचमुच कोई संदेश देना चाहती हैं या फिर यह सोचना महज एक भूल होगी। याद करिए 2017, यह जाना जाता है कि 2017 में बसपा ने सबसे ज्यादा अपराधियों और दागियों को टिकट देकर चुनाव लड़वाया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 400 में से 150 उम्मीदवार यानी 38% कैंडिडेट ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस था, जबकि बीएसपी के 400 में से 123 यानी 31% उम्मीदवार ऐसे उतरे थे जिन पर हत्या की कोशिश, हमला, महिलाओं पर अत्याचार जैसे गैर जमानती अपराध के मामले चल रहे थे। 2017 में चुने गए बीएसपी के 26% विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 4 साल पहले मायावती की पार्टी के 21% विधायक ऐसे बने जिन पर गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज है, यानी 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले। अपराधियों को टिकट दिए बिना चुनाव तो कोई दल नहीं लड़ता, तो फिर मुख्तार अंसारी से पल्ला झाड़ने की वजह क्या? ये है कि मुख्तार का परिवार पहले ही अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला चुका है, लिहाजा हाथी से उतर चुके मुख्तार एंड फैमिली को बाहर करने का संदेश देकर मायावती एक दूसरे गणित का शंखनाद कर रही हैं। मायावती की मुख्तारवादी राजनीति को छोड़कर सर्वजन वाली राजनीति का मतलब आप समझें। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सीमित है, लेकिन मुख्तार अंसारी को मुस्लिम वोट खींचने के एक प्रतीक के तौर पर जरूर देखा जाता रहा है। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा, और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। अतीक अहमद की पत्नी को पहले ही अपनी पार्टी में शामिल करा चुके ओवैसी अब मुख्तार पर भी डोरे डालते हैं। डोरा इसलिए ताकि मुख्तारवादी और अतीकवादी राजनीति के सहारे उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोट को साध सके। इसीलिए मायावती जब मुख्तार को टाटा करती हैं, ओवैसी की पार्टी न्योता देती है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। मुख्तार को ओवैसी लपकना चाहते हैं, लेकिन 2017 में जो अखिलेश मुख्तार अंसारी के परिवार से दूरी बना रहे थे वो नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में मायावती की मुख्तार से दूरी बनाने की वजह मुस्लिम वोट का फायदा सियासत में न मिलना है। दरअसल 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तब उनके अपने दलित वोट के साथ ब्राह्मण और मुस्लिम भी जुड़े थे। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिसमें 40 जीते, और 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो 29 जीते। लेकिन 2012 से मुस्लिम वोट बीएसपी का खिसकने लगा। तब ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाली सीट बीएसपी के मुकाबले अखिलेश यादव की पार्टी जीती। 2014 के लोकसभा चुनावों में पता चला कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों ने 58% वोट दिया और बीएसपी के खाते में तब उत्तर प्रदेश के 18% मुस्लिम वोट बैंक आया। 2017 में मायावती ने पश्चिमी यूपी का जिम्मा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्वी यूपी का जिम्मा मुख्तार अंसारी एंड फैमिली को देकर मुस्लिम वोट पाने का जुगाड़ बैठाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो क्या इसीलिए अब मायावती को लगता है कि न तो मुख्तार से फायदा है न मुस्लिम वोट पर फोकस करने से? बीएसपी ने भी काफी बार प्रयास किया है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट उनकी तरफ पड़े, लेकिन अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2002 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव या 2019 के लोकसभा चुनाव, किसी भी चुनाव की बात कर लें तो मुस्लिम वोटरों का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी के तरफ ही जाता रहा है। सपा को जिस मुस्लिम वोट का एक हमेशा से समर्थन मिलता रहा था वो उन्हें ना मिलके बसपा को मिला। ये तब था जब बसपा के बारे में ये परसेप्शन हो चुका था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि बसपा के लिए अब मुस्लिम समर्थन कोई बहुत एक टेकन फॉर ग्रांटेड या बहुत ही डायरेक्ट एक गेन नहीं है उनके लिए, बल्कि उन्हें इसके लिए उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी कि अपनी प्रो बीजेपी छवि को वो किसी तरह से दूर करें। लेकिन चूंकि बीएसपी ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए मुझे लगता है अब उन्हें मुस्लिम वोट्स की उतनी चिंता नहीं है जो कि 1-2 साल पहले तक हुआ करती थी। तो माना जाए कि इसीलिए 2017 में जो मुख्तार बीएसपी को बड़े अच्छे लगने लगे,
वो 2021 में वोटों के पैमाने पर फिट ना बिठते देख हाथी से उतार दिए गए और हाथी वापस 2007 की तरह बीएसपी के लिए गणेश बनने लगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। चुनाव पास हो तो अपनी पार्टी की सोच और विचारधारा से यू टर्न मारने वाले नेताओं की तादाद बढ़ने लगती है। चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने एक रिसर्च की जिसमें पता चला कि कांग्रेस से पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और उम्मीदवारों ने अलग होकर दूसरे दलों का दामन थाम लिया। यू टर्न लेने वाले नेताओं में सबसे फायदे में बीजेपी रही। अब 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए और इसी दौरान 177 सांसदों और विधायकों ने भी देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। 7 साल में बीजेपी से भी 111 उम्मीदवार और 32 सांसद और विधायक अलग होकर दूसरे दल में चले गए। 7 वर्षों के दौरान मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के 153 उम्मीदवार, 20 सांसद, विधायक बीएसपी से अलग होकर, बसपा से अलग होकर दूसरी पार्टियों में चले गए। 2014 से समाजवादी पार्टी से 60 उम्मीदवार, 18 सांसद और विधायक अलग हुए और इसी तरह कुल 31 उम्मीदवारों और 26 सांसदों और विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस का साथ भी यहां पर छोड़ा है। तो यूं तो पर यह लिखा होता है कि आगे यू टर्न है, कृपया संभल कर चलें। लेकिन राजनीति की राह में यू टर्न बहुत तेजी से लिया जाता है क्योंकि धीरे यू टर्न से नुकसान का अंदेशा हमेशा रहता है। तो अब यू टर्न की बात नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि दावा था कि बेरोजगारी की दर अब घट रही है, लेकिन बेरोजगारी की दर ने भी यू टर्न ले लिया है। नेताओं को यू टर्न से फायदा होता है, आम आदमी को बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 2019 के मुकाबले 2020 के अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में बेरोजगारी बढ़ गई है और तब देश में अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड का प्लांट बंद करने की खबर ने हजारों हमारे देश के परिवारों के रोजगार पर संकट बढ़ा दिया है। फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। वी आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। देश में बेरोजगारी बढ़ने की खबरों के बीच अमेरिकी कार फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में कार बनाना बंद करने का फैसला किया। फोर्ड के भारत में अपना कार बनाने का कारोबार समेटने की खबरों का सीधा संबंध गुजरात के साणंद और तमिलनाडु के चेन्नई प्लांट को बंद करने से है। इसका असर फोर्ड के भारत में काम बंद करने से प्लांट में काम करने वाले 4000 कर्मचारियों पर पड़ेगा और फोर्ड के उन 400 आउटलेट पर भी जहां दावा है 2000 करोड़ रुपए का निवेश पिछले कुछ वक्त में किया गया। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड इंडिया ने अपने भारत स्थित जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है उसे बंद करने की घोषणा की है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के साणंद में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर्ड का ये प्लांट है इसे अब बंद कर दिया जाएगा। दरअसल इसका जो व्हीकल असेंबली प्लांट है उसे बंद करने की ये घोषणा की गई है। जानकारी मिली कि साणंद प्लांट में फोर्ड के कर्मचारियों को बुधवार को ही छुट्टी दे दी गई और कहा गया था कि अब सोमवार को आइए, लेकिन साणंद प्लांट के 700 कर्मचारियों के आने से पहले ही फोर्ड के बंद होने की खबर आ गई। फोर्ड के जरिए ये जो प्लांट है इसे बंद करने की घोषणा कल ही की गई है। जो मजदूर के साथ हमारी बातचीत हुई है वो काफी गुस्से में है, हालांकि वो सब यहाँ पे सोमवार को इकट्ठा होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि फोर्ड ने इसका जो अपना प्लांट है उसे बंद करने की घोषणा की है, जिसके चलते पूरे देश में करीब 4000 जितने जो कर्मचारी है उन पे इसका असर होगा। गलत मार्केटिंग नीतियों के कारण कहते हैं भारत में अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड टिक नहीं पाई और यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन अब सवाल उन 4000 परिवारों का है जो फोर्ड के लिए 2 प्लांट में भारत में काम करते रहे। बेरोजगारी का यही सवाल बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि देश में अब सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि 2020 में अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में बेरोजगारी दर 10.3% रही, जबकि ठीक 1 साल पहले इसी तिमाही में बेरोजगारी देश में 7.9% थी। ऐसा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े बताते हैं। कोविड-19 ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। स्थिति सामान्य होने के बाद भी सभी लोग अपने काम पर नहीं लौटे हैं, ये दुर्भाग्य। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तमाम उनकी नीतियों की वजह से, नोटबंदी की समय से लगातार बेरोजगारी बढ़ती रही और हमने ये देखा जब कोरोना का काल आया
जिस प्रकार से मजदूर भी विस्थापित हुए और अपने गांव लौटने पड़े, गांव में रोजगार नहीं, शहर में रोजगार नहीं, चारों तरफ बेतहाशा तबाही मची हुई है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण ही झारखंड में बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर खाली पदों को भरने की मांग की तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ सवाल उठता है, अगर फोर्ड का भारत में प्लांट गलत मार्केटिंग नीतियों के कारण और अपनी कुछ सीमित गाड़ियों पर ही निर्भर रहने के कारण बंद होता है और 4000 लोगों पर बेरोजगारी का संकट आता है, तो क्या सरकारों की भी गलत नीतियां ही देश में बेरोजगारी की वजह बनती हैं? कारण यह है कि सरकारी आंकड़ों के साथ ही बेरोजगारी पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के भी ताज़ा आंकड़े बता चुके हैं। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर अगस्त में 8.32% हो गई, जो जुलाई में 6.95% थी। शहर में अगस्त में बेरोजगारी 9.78% हुई, गांवों में बढ़कर 7.64%। और इस तरह दावा है एक महीने में 16 लाख लोगों के हाथ से नौकरी चली गई। और तब देश में तमाम दलों के शासित राज्यों में नौकरी के मौके होकर भी उन पदों को भरने में सरकारी सुस्ती बड़ा कारण बेरोजगारी की बनती है। जैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा दर है बेरोजगारी की और वहां लगातार भर्ती इम्तिहान में पर्चा लीक होने के कारण नौकरी देने वाली परीक्षाएं ही रद्द हो जा रही हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को चयन करने के बावजूद उनके पदों को भरने में हो रही देरी की वजह से पिछले 1.5 साल से चुनकर बेरोजगार किए गए युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के युवा नौकरी के पदों को भरने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी पदों को भरने में ही अगर लापरवाही और सुस्ती बंद हो जाए तो बेरोजगारी दर को काबू किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। राजनीति में समर्थन और विरोध पर भी संभलकर राजनेता यूटर्न लेते हैं और इसमें शरद पवार माहिर माने जाते हैं। कभी सोनिया गांधी के विरोध में ही अलग होकर शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई थी और फिर उसी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार भी बनाई थी। कभी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी विरोधी मोर्चे में बहुत जरूरी है और अब यूटर्न लेकर शरद पवार बोले कांग्रेस को अपनी वास्तविकता का एहसास नहीं। श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जय माता दी। राहुल गांधी जब वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे, जब राहुल अपने कश्मीरी पंडित होने का भरोसा देते हुए पार्टी को सच्चा बताने में जुटे थे, बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। तब दिल्ली से महाराष्ट्र तक कांग्रेस की साथी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की यूटर्न पॉलिटिक्स का बयान सुर्खियों में आता है। गावामध्ये त्यांची हवेली असते, लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या मोठी शेतीची जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्या वाटल्या गेल्या, त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही, तितकं काही मिळत नाही। पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे, त्याची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर वाचून कन्याकुमारी कांग्रेस हो, पण ती होती आहे नहीं। क्या पवार की पॉलिटिक्स भी मौके के हिसाब से बदलती है? क्योंकि 2017 में शरद पवार कहते आए, राहुल गांधी की बदलती छवि से प्रधानमंत्री को डर है। 2018 में पवार कहते आए कि सोनिया गांधी ने पति की हत्या के बावजूद देश सेवा का काम नहीं छोड़ा, और अब कहते हैं कि कांग्रेस अपनी वास्तविकता नहीं स्वीकार कर पा रही। पवार की तरफ से कांग्रेस की वास्तविकता बताने पर विरोधी दलों को रिएक्शन का मौका मिलता है। शरद पवार ने जो कांग्रेस की हवेली न बचने पर भी खुद को जमींदार समझने वाली कहानी सुनाई, उसके पीछे एक राजनीति है। वो सियासत है केंद्र में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चे को लेकर। मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली थी की उत्तर प्रदेशमध्ये
असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे. पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी देश में बीजेपी के विरोध में गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की बात पवार के नेतृत्व में उठी थी और फिर संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष एकजुट तो दिखा लेकिन कई मुद्दों पर बिखरता भी नजर आया. ऐसे में कांग्रेस कहती है कि हमारे बिना कुछ संभव नहीं. देश में आज जो दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस है, तो बिना कांग्रेस के कोई भी विकल्प की तलाश करना मैं समझता हूं कि बेकार है. कांग्रेस ने जिन लोगों को जमींदार बनाया, उन लोगों ने इस सल्तनत को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता आज भी कांग्रेस के साथ है. 2024 में हम दावे के साथ जनता के विश्वास के आधार पर कहना चाहते हैं कि देश में सरकार कांग्रेस की आएंगी, कांग्रेस के लीडरशिप में आएंगी और उसे इस तरह की कोई वक्तव्य का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा. पवार मंझे हुए अनुभवी नेता हैं, जानते हैं कब किसकी कहां नब्ज दबानी है. सिमटती कांग्रेस और घर में उथल पुथल के बीच शरद पवार बीच बीच में अपनी पोजीशन की पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, लेकिन इससे क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के विरोध में हो पाएगी? मुंबई से साहिल जोशी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक. सारी दुनिया अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी को सुपर पावर की कमजोरी बता रही है, लेकिन बिना गोली चलाए अमेरिका तालिबान को घुटनों पर लाने जा रहा है. और ये कैसे होगा, ये हम आपको बताएंगे. तो एक बार फिर से आपका दस्तक में आपने कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. तालिबान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इसी कहावत को अब अमली जामा पहनाने जा रहा है. अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन के कब्जे में न चला जाए, उसे पाकिस्तान न चलाने लगे, इसके लिए अमेरिका प्रतिबंधों को हथियार बनाने जा रहा है. आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खराब है. वहां वर्षों से युद्ध चल रहा है और स्थिति यह आ चुकी है कि करोड़ों लोगों के भूख से मरने का खतरा अफगानिस्तान में पैदा हो गया है. और अगर ऐसा हुआ तो जानकार ये मानते हैं कि तालिबान के विरुद्ध बगावत होने की भविष्यवाणी जानकार कर रहे हैं. तो दिलचस्प बात यह है कि तालिबान को इस मुसीबत से न तो चीन बचा सकता है और न ही रूस. तालिबान को अगर अपनी जनता के विद्रोह से बचना है तो उसे अमेरिका की बात माननी होगी. मतलब अफगानिस्तान से अमेरिका भले ही चला गया हो, लेकिन उसका खेल और असली खेल अभी बाकी है. अमेरिका पर इसी सबसे बड़े हमले ने अफगानिस्तान से 20 साल पहले तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंका था. तालिबान ने जब लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं किया तो सुपर पावर ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी. 20 साल बाद अफगानिस्तान की कमान फिर से तालिबान के हाथ में है. अमेरिकी सैनिक अपने घर लौट चुके हैं. ऐसे में अमेरिका इस बार एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिसमें बिना एक भी गोली चलाए, तालिबान के आतंकवादियों पर बिना एक भी बम गिराए, वो तालिबान का पक्का इलाज कर देगा. यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे. इसीलिए तो तालिबान का रहनुमा पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी झोली फैला रहा है. Release what's theirs. The assets, that Afghan assets, should be, the frozen assets, defreeze them and let Afghan people utilize their money for their benefit, for their people. अफगान जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि अफगान पूरा अमन रहे, दुनिया में अमन रहे, तो उनको जितने जल्दी हो सकता है वो उनकी मदद करके उनको सेटल किया जाए. ठीक है. तो सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे 9/11 हमले का मददगार रहा तालिबान जल्द ही खून का घूंट पीने को मजबूर हो सकता है. अमेरिका वो कौन सी चाल चलने वाला है जिससे अफगानिस्तान में हुई उसकी हार जीत में बदल जाएगी. अमेरिका ऐसा कौन सा चक्रव्यूह बिछा रहा है जिससे तालिबान के आगे कुआं और पीछे खाई होगी. दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आप काबुल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की इन तस्वीरों को देखिए. आप देख सकते हैं कि तालिबान महिलाओं को डराने के लिए हवाई फायर कर रहा है. तालिबान के आतंकवादी झल्लाहट में महिलाओं को कोड़े मार रहे हैं. काबुल में महिलाओं से धक्केबाजी भी हो रही है, लेकिन सारी शक्ति होने के बावजूद तालिबान काबुल में अपनी हक की आवाज बुलंद कर रही इन महिलाओं को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा. सवाल है क्यों?
जबकि 20 साल पहले तालिबान महिलाओं को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अपने कट्टरपन को दिखाने के लिए उसके राज में सैकड़ों महिलाओं को बिना सबूत ही खुलेआम मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सवाल उठता है, क्यों? इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान का खाली खजाना है। तालिबान ने काबुल जीतकर सरकार तो बना ली, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अफगानिस्तान को चलाए कैसे, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान अमेरिका से आने वाले डॉलर पर चल रहा था, जो अमेरिकी फौज के जाते ही बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान लगातार युद्ध से झुलस रहा है। इस वजह से वहां की अर्थव्यवस्था कभी पनप ही नहीं सकी। अफगानिस्तान का कुल जीडीपी करीब 19.8 अरब डॉलर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में 75% बजट अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से ही मिलता है। लेकिन तालिबान की सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दान मिलना अब बंद हो गया है। अमेरिका पहले ही करीब 10 अरब डॉलर की संपत्ति सीज कर चुका है, यानी अफगानिस्तान भयानक आर्थिक संकट में फंस चुका है। और विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान के लिए सरकार चलाना नामुमकिन हो जाएगा। तालिबान इस वक्त अगर वो महंगाई हो जाती है, शॉर्टेजेस हो जाते हैं, फैमिन हो जाती है, तो ये तालिबान की हुकूमत को उनकी अवाम जो कि किस हद तक जिसने सपोर्ट भी किया है इनको, अभी तालिबान नीड द मनी, वो जो सारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चलाना है। अफगान की जो करेंसी है अफगानिस्तान की, वो अगर और गिर गई तो बहुत मसले बन जाएंगे उनके लिए। ये आज आप थोड़े इधर उधर डेमोन्स्ट्रेशंस देख रहे हैं पश्तून नेशनलिस्ट अफगान्स की या सेकुलर लोगों की या खवातीन की, वो जो जिन लोगों ने मेजर बेनिफिशरीज थे। तो तालिबान भले ही अमेरिकी फौज के हथियार लेकर घूम रहा हो, लेकिन उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। जनता भी बेहाल है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, बैंकों में पैसे नहीं हैं, हालात भूखमरी तक जा पहुंची है, जिसने तालिबान को भी डरा दिया है। क्या माहौल है काबुल में? वहां पर लोग गुस्से में हैं, डरे हुए हैं, क्या इस वक्त माहौल है? स्पेशली काबुल में जी बिल्कुल गुस्से का आलम ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि काबुल में जो लोग मौजूद हैं उनका ताल्लुक या उनके कनेक्शंस थे जो यूएस प्रेजेंस थी यहाँ पे, वो बेनिफैक्टर्स थे, बहुत सारे लोग जो बाहर निकले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो माशी सूरत हाल है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, लोगों को अपनी तनख्वाहें नहीं मिली, कुछ घरों के अंदर फाके पड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है कि एक तरफ आपके पास ये मुजाहिरीन हैं, औरतें निकली हुई हैं, उनके साथ जर्नलिस्ट भी कवर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तालिबान है जो खुद ही घबराए हुए हैं कि उन्हें नहीं पता किस तरीके से इस क्राउड को मैनेज किया जाए। तो वो उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उनको डिटेन करते हैं, उनकी पिटाई लगाते हैं इन होप्स के अंदर कि उनको वो रोक सकें, लेकिन उनके पास कोई फाइनल या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिलहाल तो मौजूद नहीं है इस चीज के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अफगानिस्तान में 3 साल में दूसरी बार भीषण सूखा पड़ने की आशंका है, जिससे 40% से ज्यादा फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं सूखे से पशुधन भी तबाह हो गया है। तालिबान के कब्जा करने के कुछ ही दिनों में लाखों किसान विस्थापित हो गए हैं, जिससे लाखों लोगों के भूखों मरने की आशंका बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में भूखमरी से 1,40,00,000 लोग मर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भले ही दुनिया के देशों से अफगानिस्तान को दान देने की अपील की हो, लेकिन तालिबान के लौटने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरकारी बैंक के खाते को भी सीज कर दिया है। वहीं कई देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सर्दियों से पहले अफगानिस्तान को मदद न मिली तो फिर अफगानिस्तान भयानक भूखमरी के संकट से दो चार हो सकता है। अफगानिस्तान में भूखमरी का सीधा मतलब जनता का विद्रोह है, क्योंकि अगर लोगों को खाना नहीं मिला तो अफगानिस्तान में जनता को रोकना तालिबान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यानी जिस विद्रोह की आग को तालिबान ने किसी तरह दबाया था, बगावत की वो चिंगारी उसकी सरकार को जला सकती है। तालिबान सरकार के पास पैसा नहीं है लोगों को तनख्वाह देने के लिए, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अपना पर्सनल बिलोंगिंग घर का सामान बेच रहे हैं जिंदा रहने के लिए। तो एक सिविल वॉर की स्थिति बन रही है अफगानिस्तान में, और मुझे लगता है बहुत ही निकटतम भविष्य में अफगानिस्तान में खून की नदियां बहेगी, सिविल वॉर होगा।
तालिबान की दिक्कत यह है कि उसकी गाड़ी सिर्फ अमेरिका ही खींच सकता है, क्योंकि जो चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान उसके साथ खड़े हैं, वो अमेरिका जितनी बड़ी आर्थिक ताकत नहीं है। इसके अलावा ये चारों देश किसी भी आर्थिक मदद को देने से पहले तालिबान को परखना चाहेंगे। चीन चाहता है कि तालिबान उसके उइगर उग्रवादियों की मदद तत्काल बंद करे। रूस चाहता है कि वो नशे के कारोबार और उसके चरमपंथियों को पनाह न दे। ईरान की चिंता अफगानिस्तान में शियाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर है। वो तालिबानी सरकार में अपने करीबियों के मंत्री न बनाए जाने से पहले ही नाराज बताया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर डरा हुआ है। इस तरह तालिबान के साथ जो भी खड़े हैं वो उसे चवन्नी देने से पहले उसके किए वादों को पूरा होता देखना चाहेंगे। मगर प्रॉब्लम तालिबान के लिए क्या है? वो ये है कि जो पैसा अमेरिका दे सकता है, पैसा जी, और जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका कर सकता है, वो ये मुल्क रूस भी नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता। चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी खसूस एरियाज में करेगा जहाँ कि वो एक्सट्रैक्शन कर सके, मगर उस किस्म की मदद जिस किस्म की इनको चाहिए मुल्क चलाने के लिए वो नहीं मिलेगी इनको। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका यही आएगा। अमेरिका ये जानता है, इसलिए वो तालिबानी नेताओं पर पुराने लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए राजी नहीं है, जिससे बौखलाकर तालिबान उसे धमकी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ये बात गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोवियत यूनियन से अमेरिका का मामला मुख्तलिफ है। सोवियत यूनियन की फ़ौज भी निकली थी और सोवियत यूनियन भी इस खत्ते से निकल गया था और वो ख़ुद बिखर गया था। अमेरिका बिखरा नहीं है, वो अब भी सुपर पावर है। तो एक तो अभी तक भी उसने कई कार्ड्स अपने हाथ में रखे हुए हैं, जिसमें एक बड़ा कार्ड यूएन और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ तालिबान लीडर्स की ब्लैक लिस्टिंग है। ये तय हुआ था कतर एग्रीमेंट के वक्त कि इस दौरान वो इसको निकालेंगे ब्लैक लिस्ट से इनके नाम। लेकिन अमरीकी ये कह रहे थे कि हमने उसके साथ ये शर्त लगाई थी कि आप अफगान हुकूमत के साथ मुसालहत करेंगे, तो अगर आपकी मुसालहत नहीं हुई तो इसलिए हमने आपकी ब्लैक लिस्टिंग भी ख़त्म नहीं की। लेकिन ये एक वो टूल है जो वो मुस्तकबिल में तालिबान पे दबाव डालने के लिए अपने हाथ में रखेंगे। ज़ाहिर बात है कि यूएन की ब्लैक लिस्टिंग अमरीका के ईमा के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। तो आने वाले वक्त में अमेरिका तालिबान से अपनी बात मनवाने के लिए अपने रसूख और पैसे का इस्तेमाल करेगा। वो तालिबान को मजबूर करेगा कि वो महिलाओं पर अत्याचार न करे, उनकी आजादी न छीने, अल्पसंख्यकों को न मारे। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आर्थिक मदद के अभाव में अफगानिस्तान के हालात बिगड़ने लगेंगे। लेकिन तालिबान के सामने दुविधा ये है कि अगर उसने अपनी कट्टरपंथी सोच से समझौता किया तो जो तालिबानी काबुल और सारे अफगानिस्तान में घूम रहे हैं वो अपने ही नेतृत्व के खिलाफ हो जाएंगे। यानी अगर तालिबान झुका तो वो टूट भी सकता है। आपको बता दूं, ना वो टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म करेंगे और ना ही वो ह्यूमन राइट्स या खवातीन के हकूक को मानेंगे वो, और इसी चीज के ऊपर प्रॉब्लम्स बनेंगे। अगर वो मानते हैं तो उनकी जो रैंक एंड फाइल है, जो आम तालिबान सोल्जर है या जो सपोर्टर है, वो लीडरशिप के खिलाफ हो जाएगा, वो कहेगा बिक गए। और अगर नहीं मानते तो दूसरे लोग जो है वो सैंक्शन लेके बैठे होंगे और उसके जो नताइज निकलेंगे इस कॉन्ट्रडिक्शन के, इस कॉन्फ्लिक्ट के, उसका सारे का सारा असर अफगानिस्तान की आवाम पे और फिर सेकेंडरी पाकिस्तान के ऊपर। बिकॉज अगर वहाँ हालात ख़राब हो जाते हैं और बुरे हालात, तो वो इधर ही लोग भागेंगे ना। तो तालिबान ने अगर आर्थिक मदद के लिए अपनी कट्टरता छोड़ी तो उसके आतंकवादी ही उसके खिलाफ हो जाएंगे, और अगर वो नहीं बदला तो अमेरिका उसे बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि तालिबान के आगे कुआं है और पीछे खाई। यही कारण है कि काबुल में महिलाओं पर कोड़े बरसाने वाले आतंक के ये हाथ अंदर तक हिले हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है और वो जिस तरह से गया उससे दुनिया भर में अमेरिका की जबरदस्त आलोचना भी हो रही है। लेकिन अमेरिका आगे की सोच रहा है, उसे यानी कि अमेरिका को चीन को काबू में करना है और उसी रणनीति के तहत अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है। वैसे भी अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में वो जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो चुका है, अलकायदा का सफाया। और इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा है, हम ये समझते हैं कि हम एक ही वजह के लिए अफगानिस्तान में गए हैं और वो था 9/11 का जवाब देना, जो कि हम दे चुके हैं। बल्कि 10 साल भी हो गए उसामा बिन लादेन पर ऑपरेशन करते हुए। तो राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच था कि वक्त आ गया
था कि हम अपने सेना को निकालें और इस जंग को ख़त्म करें। और इस वक्त बजाय कि हम पीछे देखें, हम आगे देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा। और इसीलिए बल्कि चंद दिन पहले जर्मनी में हमने एक मिनिस्ट्रियल को कायम किया है, उसको हमने चलाया है जर्मनी के साथ, जिनमें 22 नेशंस भी शामिल थे और नेटो भी था। और हम इन 22 नेशंस और नेटो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम बिल्कुल तालिबान पर दबाव लगाएं। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20